गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्या इफेक्ट है, किस तरीके से गवर्नमेंट बजट बनाती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, किस किस तरीके से वो काम करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज के चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। ये सिलेबस जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन का पार्ट है और 12th इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे, पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन के बारे में। गवर्नमेंट बजट जो है, अगर आपको उसको समझना है तो उसके पहले आप अपने घर की बजट को समझो। जब भी हम घर के बजट के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि पैसे किन किन सोर्सेज से आएगा। हो सकता है हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी हो, बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है रेंटल हो, इंटरेस्ट हो और एनी अदर कंपोनेंट। इसी तरीके से गवर्नमेंट बजट में भी डिफरेंट सोर्स ऑफ रिसीट्स होती हैं, अलग अलग जगहों से पैसे आते हैं। उसी तरीके से हमारे घर में एक्सपेंडिचर होता है, हमें अपने स्पेंडिंग देखना होता है कि हम पैसा कहां खर्च करेंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट बजट में भी ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट कहां पे पैसे खर्च करने वाली है। गवर्नमेंट बजट में हम लोग रिसीट और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले ये बात और समझनी पड़ेगी आपको कि गवर्नमेंट बजट या कोई भी बजट एडवांस पे बनता है। कभी भी बजट उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद नहीं बनता। नॉर्मली हमारे यहाँ जो बजट बनता है, फॉर एग्जांपल 24-25 का बजट जो बना होगा वो उससे पहले बना होगा, अप्रैल 2024 से पहले बना होगा। नॉर्मली बजट गवर्नमेंट अनाउंस करती है 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को जो गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है वो नेक्स्ट अप्रैल टू मार्च का पीरियड होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। तो जो मैं ईयर की बात कर रहा हूं तो उसमें पहले आपको समझना है कि ये ईयर फिजिकल ईयर कहलाता है। अकाउंटिंग में हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर की। उसी तरीके से बजट की जो कैलकुलेशन होती है उसमें फिजिकल ईयर देखा जाता है, और फिजिकल ईयर भी अप्रैल टू मार्च होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आइटम वाइज आपको एस्टिमेट शो किया जाता है अबाउट द फिजिकल ईयर फॉर अ गिवन कंट्री। यानी गवर्नमेंट बजट के डेफिनेशन में आपको 4-5 की पॉइंट्स दिमाग में रखना होगा। पहला, गवर्नमेंट बजट जो है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है। दूसरा, ये एक एस्टिमेट्स है, क्योंकि आप एडवांस में बना रहे हो तो ये अंदाजा है, एस्टिमेट्स है। किस चीज का एस्टिमेट है? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है और पैसा गवर्नमेंट कहां स्पेंड कर रही है। और only for one fiscal year, that's mean April to 31 March। ये हमारा गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipt and expenditure during a fiscal year about a nation or state or a country। नॉर्मली गवर्नमेंट बजट जो होता है वो स्टेट वाइज भी, अलग अलग राज्य भी बजट लेके आते हैं, और एक सेंट्रल यूनियन बजट आता है जो हमारी केंद्र सरकार जो लेके आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बजट पेश करने वाले होते हैं, नॉर्मली नहीं, हमेशा ही ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। उसी तरीके से राज्यों के जो बजट पेश करते हैं वो भी राज्यों के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। अब इसके बारे में हमें समझना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर आप गवर्नमेंट बजट के भाषण को भी, बजट भाषण भी सुने या उसके बारे में जाने। उससे आपको और बेटर प्रैक्टिकल तरीके से अंदाजा लग पाएगा कि किस पर्पस के लिए बजट बनाया जाता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करती है, अदर सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करती है, और ये कलेक्शन नॉर्मली अमीर लोगों से होता है। अब पैसा वहां से ले रही है और इसे आम जनता के पास स्पेंडिंग करती है, खर्च करती है। तो ये क्या हो गया? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन में क्या है कि कहीं से टैक्सेस लेती है, कहीं पर सब्सिडीज देती है, कहीं पे गवर्नमेंट खुद अपने गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करती है। तो ये क्या है? पहला पॉइंट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मोटिव ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पे ज्यादा स्पेंडिंग करने की जरूरत है, वहां बैकवर्डनेस है, वहां पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, और जहां पे एक्सेस रिसोर्सेज है वहां से कलेक्ट करती है।
सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। आप जानते हैं कि दुनिया भर में इनइक्वालिटीज, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो, सब जगह पे बहुत बड़े पैमाने पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। हमारे देश में भी देखोगे टाइम के साथ साथ अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। गवर्नमेंट का बजट के माध्यम से एक मोटिव होता है कि इस असमानता को दूर करना, रिमूव करना या रिड्यूस करना। इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का मतलब यह हुआ कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास ज्यादा वेल्थ है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स बर्डन गवर्नमेंट देती है, और जो पुअरर्स हैं उनके साथ उनको सब्सिडाइज्ड आइटम देती है, सस्ती चीजें प्रोवाइड करती है, और सस्ती चीजें प्रोवाइड करके उनको एक तरह से हेल्प करती है। आपको मैं बताऊं कि जिन लोगों की इनकम 50 लाख से ऊपर है, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एडिशनल सरचार्ज इनकम टैक्स में लगा रखा है। एडिशनल टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। जो लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करते हैं तो नेचुरली उन्हें ज्यादा सर्विस टैक्स या जीएसटी उन्हें पे करना होता है, और जो लोग गरीब हैं उन्हें सब्सिडी के माध्यम से या फ्री राशन या फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ये एक तरीके से इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का एक मीडियम है। जो ये सारे स्टेप्स हैं नॉर्मली ये गवर्नमेंट बजट्स में अनाउंस किए जाते हैं। तो बजट एक ऐसा एस्टिमेट्स है कि किस प्रकार जो वेल्दी पीपल हैं, जहां पे ज्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, वहां से कलेक्ट करके और पुअरर्स को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कभी भी एक इकोनॉमी स्टेबल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रह सकती जहां पे सब लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हो या बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट बजट के माध्यम से एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, अमीर और गरीब के बीच में बैलेंस बनाती है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। आप अज्यूम करो, कल्पना करो कि अगर आपके पास किसी ईयर में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाए कि प्राइसेस डबल हो जाए और अगली बार प्राइसेस आधी हो जाए, तो इस अनसर्टेनिटी में बिजनेस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, जिसमें ग्रेजुअल रेट ऑफ ग्रोथ हो और साथ में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रेट एक रेंज बाउंड फील्ड में रहे, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। तो इसको कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं। ये सरकारी कंपनियां कुछ प्रॉफिट में होती हैं, कुछ लॉस में होती हैं। जो प्रॉफिट में होती हैं नॉर्मली ये कई बार डिविडेंड देती है गवर्नमेंट को, और जो लॉस में होती है कई बार उन्हें एक्स्ट्रा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये मन में सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉस वाली कंपनियों को क्यों चलाती है, तो कई बार पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक नेसेसिटीज के लिए, उनके डेवलपमेंट्स के लिए कुछ एंटरप्राइजेस नेसेसरी होती हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, यानी उन्हें भी चलाने की जरूरत होती है, चाहे वो मोटिव पब्लिक वेलफेयर हो या एम्प्लॉयमेंट हो। तो गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से कि किस प्रकार उन्हें फंडिंग को अलोकेट करना है टुवर्ड्स पब्लिक एंटरप्राइजेस, टुवर्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, हमारे यहाँ जो मेन PSUs हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ONGC, ये सब मेन कंपनीज हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब सब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओनली एक रीजन या एक सेक्टर का हम ग्रोथ करें और उससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। तो ये ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सामूहिक एग्रीगेट ग्रोथ हो। तो गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से इनमें भी ग्रोथ पुश करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करती है, हाईवे, डैम, इन जगहों पे खर्च करती है। उसके अलावा जहां पे लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ रिक्वायर्ड है, वहां पे गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देती है, सब्सिडीज देती है, जिससे ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है, ग्रोथ प्रमोट होता है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। हमारे देश में कुछ राज्य जो बड़े इकोनॉमिकली अच्छे कंडीशन में हैं, जिसमें हम पंजाब और गुजरात का नाम ले सकते हैं, और कुछ राज्य बैकवर्ड कंडीशंस में हैं, जिसमें हम उड़ीसा, बिहार और कई राज्यों का नाम ले सकते हैं। ये जरूरत है कि सभी पूरे देश के एग्रीगेट विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सभी राज्यों का विकास हो। तो गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करती है, और इस तरीके से करती है जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स। बजट जो है
उनमें जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, डेवलप्ड रीजन हैं, उन पे थोड़ा फोकस रिड्यूस करके, और जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन पे फोकस बढ़ाने का काम गवर्नमेंट बजट के माध्यम से करती है। मैंने अभी 6 ऑब्जेक्टिव्स बताया, जिसमें पहला कहा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा कहा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पांचवा इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड लास्ट वन इज द रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। नाउ अब इसके आगे बढ़ने के पहले हमने ये टॉपिक पढ़ लिया 6 के 6 गवर्नमेंट के जितने भी हमारे बजट के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। जो कंपोनेंट ऑफ बजट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के टाइम पर कहा कि बजट में ना एक्सपेंडिचर होता है और रिसीट्स होते हैं। तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक पार्ट और भी है। पहला कंपोनेंट है रेवेन्यू बजट और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात होती है, जबकि कैपिटल बजट जो होता है उसमें कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात होती है। जो कंपोनेंट ऑफ बजट होता है उसमें मैंने 2 चीजें बताई, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, this is part of the revenue budget. Capital receipt and capital expenditure is part of the capital budget. I know that you are not aware about all the 4 terms. मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले अब हम लोग चारों कंपोनेंट्स, जो चारों इस कंपोनेंट के पार्ट्स हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन है बजट रिसीट्स के बारे में, और बजट रिसीट्स में पहला रिसीट्स है रेवेन्यू रिसीट्स। पहला रिसीट है रेवेन्यू रिसीट्स। अगर हम टेक्निकल वर्डिंग्स और नॉलेज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो उसमें रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है, ऐसा रिसीट्स जिससे ना गवर्नमेंट के कोई एसेट्स रिड्यूस हो और ना ही गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता। यानी ऐसी रिसीट्स जिससे सरकार पे ना कोई लाइबिलिटी बढ़ रहा हो, कर्जा बढ़ रहा हो, और ना ही सरकार की कोई एसेट्स कम हो रहा हो। अगर मैं आपके फैमिली मेंबर्स की रिसीट्स की बात करूं तो ऐसा रिसीट या तो सैलरी होता है, या प्रॉफिट होता है, या रेंटल होता है। ये रिसीट्स हमें वापस नहीं करना होता, ये हमारे कंजम्पशन के लिए होता है, ये हमें रिटर्न नहीं करना। इससे हमारी ना एसेट में डिक्रीज होता है और ना ही कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ती है। तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। इसी तरीके से इसका डेफिनेशन है, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर दोज रिसीट्स विच नीदर create any liability nor cause any reduction in the asset of the government. मैंने क्या कहा, revenue receipts are those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of the government. तो this is the definition of revenue receipts. इसको हम लोग कैटेगराइज करें, सब कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स के होते हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, सरकार के पास जो टैक्स आता है सरकार को उसे किसी को रीपे नहीं करना होता, सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं चढ़ती, और ना ही इससे सरकार के एसेट में कोई गिरावट आती है। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट में मैंने पहला नाम दिया टैक्स रिसीट्स। आपको पता होना चाहिए टैक्स 2 तरह के होते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पेयर को, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन टू पे है, उस पेयर को अपने पॉकेट से, अपने इनकम में से पेमेंट करना होता है। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स जो आदमी अर्निंग करता है, कमाई करता है, उस कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट को देता है और उसे खुद ही बियर करता है, तो यह है डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें वो टैक्स देता तो है बट अपने पॉकेट से नहीं, किसी और से कलेक्ट करके देता है। जैसे कि आपने कोई मोबाइल परचेज किया, लेट अस अज्यूम दैट 20,000 का परचेज किया, उसके ऊपर लगभग 4,000 रुपए टैक्स के रूप में दुकानदार ने कलेक्ट किया। लाइबिलिटी पेमेंट करने की दुकानदार की है, बट वो आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रही है। यानी दुकानदार पे तो कर रहा है लेकिन वो अपने आप से नहीं, किसी और से कलेक्ट करके कर रहा है। ये एग्जाम्पल है, केस है इनडायरेक्ट टैक्स का। अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल वाइज इसको डिस्कस करूं तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
वैल्यू एडिशन टैक्स, ये सारे एग्जांपल जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। एक हम कंपैरिजन देखते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स लगाने से इसके ऊपर असर जो पड़ता है वो इंडिविजुअल और कंपनीज के ऊपर पड़ता है। यानी डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट इट इज लेवीड ऑन इंडिविजुअल एंड द कंपनीज, व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्स इट इज इंपैक्ट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जब लगाया गया, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो इससे मोबाइल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स में पेयर अपना बर्डन शिफ्ट नहीं करता है, वो खुद ही पे करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर अपना बर्डन शिफ्ट करके कस्टमर से कलेक्ट करके डिपॉजिट करता है। तीसरा है डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है, जैसे इनकम टैक्स हमारे यहाँ है, शुरुआत में आप देखेंगे कि लगभग 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के ऊपर जाएंगे तो टैक्स रेट 20% है, और 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो टैक्स रेट 30% है, और अगर 50 लाख से ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर सरचार्ज भी है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। तो ये क्या बता रहा है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, कि जैसे जैसे जिसके ऊपर इनकम ज्यादा है उसके ऊपर टैक्सेस भी ज्यादा एप्लीकेबल होता है, और कम इनकम वाले पे कम टैक्स एप्लीकेबल होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता, ये प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और उस पर 18% जीएसटी है तो 18 रुपीज आपके ऊपर जीएसटी ऑब्लिगेशन होगा। अगर 1000 रुपए का होगा तो 180 रुपए होगा, 1 लाख होगा तो 18,000 रुपए जीएसटी होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोग्रेसिव या रेग्रेसिव नहीं होता है। और आखिरी डायरेक्ट टैक्स जो कवर करता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को कवर करता है, इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी को कवर करता है। जैसे कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स पेयर बहुत ही कम है, लगभग 5 करोड़ लोग भी एक्चुअल टैक्स पेयर हमारे कंट्री में नहीं है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है। एक चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, अगर वो मोबाइल रिचार्ज करा रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी भी वो पे कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में लगभग सब लोग, हर सेक्शन के लोग आ जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं दोनों के डिफरेंसेस को। डायरेक्ट टैक्स आर लेवीड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज, while indirect tax are levied on goods and services. Number 2, direct tax does not shift burden on the other one, while indirect tax shift the burden on the customer. Number 3, direct tax is the nature in progressive nature of tax, while the indirect tax is the proportional nature of tax. And last one is direct tax has a limited reach, limited number of people provide the direct tax, while the indirect tax has a wide coverage of the people. So this is what comparison between direct and indirect tax. Now यहाँ पे कुछ और टैक्सेस के बारे में एग्जांपल वाइज समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें पहला लिखा है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें गवर्नमेंट को कंपनियां पे करती हैं। कॉर्पोरेशन वर्ड जो बना है वो कॉर्पोरेट से बना है, यानी जिसे कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है। दूसरा एक और कॉर्पोरेशन टैक्स होता है जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स पे किया जाता है, जैसे कि दिल्ली में इसे प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही टैक्स, चाहे वो कॉर्पोरेट पे कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअल लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स पे कर रहे हो, ये एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, जबकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रेवेन्यू रिसीट 2 तरह के होते हैं। पहला था टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट के 2 कंपोनेंट मैंने बताए, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं बात करना चाहता हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, तो इसको एक एक करके एग्जांपल वाइज आपको समझना होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अदर देन टैक्स। उसमें पहला कंपोनेंट है इंटरेस्ट। समटाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू अनदर गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है, मान लो यूपी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, तो जो लोन प्रोवाइड किया उस पर अगर वो ब्याज कलेक्ट कर रही है तो वो इंटरेस्ट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। नंबर 2, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट्स अपने पीएसयू के द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, सरकारी कंपनियां हैं, वो प्रॉफिट में होती हैं तो वो डिविडेंड गवर्नमेंट को देती है, तो यहां से भी गवर्नमेंट के पास कलेक्शन ऑफ इनकम होता है, यहां पे भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नंबर 3 है फीस। गवर्नमेंट अलग
अलग जगहों पे फीस अप्लाई करती है, जिसमें कोर्ट फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, इंपोर्ट फीस है। जैसे कई बार आप लोग गाड़ियां रजिस्टर कराएंगे तो उसमें काफी हैवी अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो इस तरीके से फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। चौथा है लाइसेंस फी। गवर्नमेंट कई बार कुछ काम को करने के लिए, कुछ परमिशन देने के लिए लाइसेंस ग्रांट करती है और उसके बदले लाइसेंस फीस कलेक्ट करती है। फिफ्थ पार्ट इज फाइन एंड पेनल्टीज। गवर्नमेंट कई बार अगर आप टैक्सेस पे नहीं करते हो, कई बार रूल रेगुलेशन ब्रेक करते हो, तो लोगों पे, आम जनता पे या कंपनी पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे गवर्नमेंट पेनल्टीज लगाती है, फाइन लगाती है। ये भी उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज एस्चीट। एस्चीट एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, जैसे किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी तो है और उसके डेथ के बाद उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, उसकी कोई मतलब उसको कोई प्रॉपर्टी को लेने वाला नहीं है, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, उसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सके, तो अब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। ये कहलाता है एस्चीट। नेक्स्ट पॉइंट इज गिफ्ट एंड ग्रांट्स। आप जानते हैं कि कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर्स फॉरेन में जाते हैं तो वहां से गिफ्ट और ग्रांट्स मिलते हैं, और कई बार इन गिफ्ट्स को उसको ऑक्शन किया जाता है, तो उस ऑक्शन में वो बड़े महंगे गिफ्ट बिकते हैं। और कई बार गवर्नमेंट को विदेशों से ग्रांट मिलता है, आपदा के टाइम, इमरजेंसी के टाइम अलग अलग तरीके से ग्रांट्स मिलते हैं। ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। फॉर फ्यूचर किसी की प्रॉपर्टी, किसी के पेनल्टी, किसी के डिपॉजिट्स, किसी वजह से वो लॉ को फॉलो नहीं करता, तो उन डिपॉजिट को गवर्नमेंट अपने पास फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। एंड लास्ट वन इज द स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या आता है कि कई बार एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का असेसमेंट होता है और उसमें कई बार एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं जो नेम्स हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है प्रॉफिट एंड डिविडेंड, तीसरा है फीस, चौथा है लाइसेंस फीस, पांचवा है फाइन एंड पेनल्टीज, छठा है एस्चीट, सातवां है गिफ्ट्स, आठवां है फॉर फीचर्स, एंड लास्ट वन इज द स्पेशल असेसमेंट्स। This is the end of the topic. It is the revenue receipts. Now the next topic is capital receipts. Capital receipts में वो receipts आते हैं जिसमें या तो गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो रही है और गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। इसके बहुत सिंपल दो एग्जांपल बताता हूं। कई बार गवर्नमेंट अपने ना कुछ कंपनीज हैं उनके शेयर्स को अलोकेट करती है, बेचती है। उन शेयर को जब गवर्नमेंट बेचती है, अपने हिस्सेदारी जब बेचती है, तो उसे वो पैसा आता है, तो इससे गवर्नमेंट के एसेट्स में डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेट्स कम हो रहा है, इससे रिसीट्स आ रही है। इसका फॉर्मल नेम है डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट एक कैपिटल रिसीट्स है। या दूसरा है बोरोइंग्स। गवर्नमेंट्स कई बार पब्लिक से, इंटरनेशनल फंड से या फिर अनदर गवर्नमेंट से रिसीट लेती है, लोन लेती है, बोरिंग लेती है। तो ये दो प्राइमरी कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेज हैं। पहला मैंने बताया बोरिंग और दूसरा मैंने बताया डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है अदर रिसीट्स। कई बार अदर रिसीट्स में ऐसा होता है कि स्मॉल सेविंग, जैसे आप LIC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कुछ परचेज करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी इसका एक एग्जांपल है, तो यहां से भी गवर्नमेंट्स अपने रिसीट करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज द रिकवरी ऑफ लोन्स। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने किसी और को लोन दे रखा है और बाद में वो लोन रिकवर कर रही है गवर्नमेंट। जब लोन दिया था तो वो एसेट बन गया था और अब वो लोन को रिकवर कर रही है, तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। मैंने दो तरह के रिसीट्स बताए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में गवर्नमेंट के एसेट्स में ना कोई चेंज होता है, ना ही लायबिलिटी में कोई चेंज होता है। जबकि कैपिटल रिसीट्स में या तो एसेट रिड्यूस होता है या लायबिलिटी इंक्रीज होता है। यहां पर हम कंपैरिजन अगर टेबल देखें तो रेवेन्यू रिसीट्स में पहला जो मैंने बताया कि डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉट रिड्यूस द एसेट्स, जबकि कैपिटल में क्या है? रिड्यूस द एसेट और क्रिएट अ लायबिलिटी। दूसरा है रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग नेचर का होता है, रेगुलर नेचर का होता है, जबकि कैपिटल रिसीट रेगुलर नेचर का नहीं होता। तीसरा, रेवेन्यू रिसीट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट की नहीं होती है, जबकि कैपिटल रिसीट में या तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगी या तो एसेट्स कम होगा।
एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, दिस इज कंपैरिजन बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट्स। अब सेकेंड कंपोनेंट हमारा है एक्सपेंडिचर के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे बजट में रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब एक्सपेंडिचर के बारे में। जिसको रेवेन्यू, रिसीट और एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, उसको एक्सपेंडिचर भी समझ में इजीली आ जाएगा। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना कोई एसेट क्रिएट होता हो और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि गवर्नमेंट ने सैलरी पेमेंट दिया, पेंशन दिया, डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, तो ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे ना गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हुआ और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दोज एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस गवर्नमेंट लायबिलिटी, तो ये क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। डेफिनेशन भी ऐसे ही कहते हैं और एग्जांपल भी सिमिलर रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के जैसे है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब हम कंपैरिजन टेबल में देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, while capital expenditure either create assets or reduce liability. Number 2, revenue expenditure का जो पर्पस होता है नॉर्मली रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पर्पस होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन होता है। या तो लोन ग्रांट करना हो या एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे रिकरिंग नेचर का होता है, रिपीटेड नेचर का होता है। गवर्नमेंट बार बार यह स्पेंडिंग करती है, सैलरी देनी है बार बार देनी है, पेंशन देना है बार बार देना है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का नहीं होता। एक बार हाईवे या कोई फ्लाईओवर बना तो उसे बार बार नहीं बना, कहीं और बनाना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसके एग्जांपल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नेचर है, एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन और द क्रिएशन ऑफ एसेट्स और क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिक्स्ड एसेट होता है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट बजट्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। दिस इज थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट।